अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हैदर रमजान एंड यू आर वाचिंग एचआर फिजिक्स एकेडमी। आज बात होगी क्लास 12th की, शुरुआत होगी पहले चैप्टर से और हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज पे। आज बात करने वाले हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। पहले डेफिनेशन से स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे देख लेंगे कहाँ तक पहुँचाएंगे, वो आपको पता चलेगा बाद में। पहले हम शुरुआत कर लेंगे इसकी डेफिनेशन से जो आपकी किताब में लिखी हुई है। जो आपकी किताब में लिखी हुई डेफिनेशन दैट इज इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल पार्टिकल, जिस प्रॉपर्टी की वजह से या तो दूसरे चार्जर पार्टिकल को अट्रैक्ट करेगा या दूसरे चार्जर पार्टिकल को रिपेल करेगा जब वो एक दूसरे के फील्ड में आ जाएंगे। यानी ये कह रहे हैं आपकी डेफिनेशन। सपोज कर लो मेरे पास एक चार्जर पार्टिकल है दैट इज Q1, इसके अराउंड एक स्पेस है, इस स्पेस के अंदर इसका इफेक्ट रहेगा, इसके अंदर अगर कोई चार्जर पार्टिकल Q2 लेकर आऊँ मैं यहाँ पर, तो इस पर कोई अट्रैक्शन नहीं होने वाला है, ना रिपल्शन होगी ना अट्रैक्शन होगी, क्योंकि ये फील्ड से बाहर है। अगर इसी चार्जर पार्टिकल में फील्ड में लेकर आऊँ Q2, ओके, अब इस पर अट्रैक्शन होने वाला है, चाहे अट्रैक्शन होगा चाहे रिपल्शन होगा, कुछ ना कुछ होगा। अब वहाँ पर अब किसको अट्रैक्शन होगी और किसको रिपल्शन होगी वो भी दिया गया है, वो भी आपको मालूम है। पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव के साथ रिपेल करेगा, यानी ये एक दूसरे को भगा देंगे। अगर नेगेटिव होगा तब भी रिपल्शन होगा, बट इफ देयर इज वन पॉजिटिव अनदर नेगेटिव देन देयर विल बी एन इंटरेक्शन इन बिटवीन देम। इतना लिखा हुआ है आपकी बुक में। आपकी जो डेफिनेशन है ये सारी कहानी बता रही है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये सारी की सारी कहानी जो है ये आपके अंकल जी को पता है, ये आपकी आंटी जी को भी पता है, ये एक आर्ट्स पढ़ने वाले को भी पता है और आपको भी पता है। फिर क्या फ़र्क है आप में और आर्ट्स पढ़ने वाले में, आपके अंकल जी में? तो जानिए क्या फ़र्क होनी चाहिए, यानी आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा वो जो मालूमात हासिल करनी है आपको, वो क्या करनी है एक्स्ट्रा, आपको जानना है। प्रोटॉन जो होता है ये प्रोटॉन को रिपेल क्यों कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन को क्यों रिपेल कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन जो है ये प्रोटॉन को क्यों अट्रैक्शन कर रहा है। हमारा क्वेश्चन आज होगा ये क्यों पे हम बात करेंगे। या दूसरी कंडीशन, प्रोटॉन को हम क्यों पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, यानी हम क्यों कहते हैं पॉजिटिव प्रोटॉन में चार्ज मौजूद है, इलेक्ट्रॉन में क्यों कहते हैं इसमें चार्ज मौजूद है, न्यूट्रॉन में क्यों कहते हैं दिस इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। यहाँ पर भी जो क्यों का क्वेश्चन है, क्यों ही हमें बार बार आता है। यही क्यों जो है ना आर्ट्स वाले को पता है, ना आपके अंकल को पता है, ना आपकी आंटी को पता है, ना अभी तक आपको पता है। अगर आपको पता है देन वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो सीख लीजिए। आज बात इसी पे होगी आज। ओके, बात करेंगे हम अब इलेक्ट्रिक चार्ज पे। अभी तो आपने डेफिनेशन सीखा, तो इसको शुरुआत करने से हम सबसे पहले इसको सीखने के लिए हम सबसे पहले शुरुआत कर लेंगे एक एटम से। एटम तो आप जानते हो क्या होता है, सर्कल होता है, इतना ही होता है। हाँ, और कुछ होता है, और कुछ क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस भी होता है, बस इतना ही होता है, नहीं और कुछ भी होता है। और वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें। चलो इतना हो गया, एटम बन गया। क्योंकि आपको पता है एटम जो होता है उसमें एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं। वो कौन से एलिमेंट्री पार्टिकल्स होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। इन 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स से बना हुआ एटम होता है, अगर आपको मालूम है तो अच्छा। चलो ये एटम है। अब इस एटम में जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है, उन तीनों के तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। आज बात होगी इलेक्ट्रॉन पे, प्रोटॉन पे और न्यूट्रॉन पे। इन 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सुन लीजिए, कहा जाता है जब एटम के बारे में डिस्कवरी की गई, जब एटम के बारे में रिसर्च किया गया है, तो वहाँ देखा गया है एटम में ये तीनों के तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल्स मौजूद हैं। अब नाउ बिकॉज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी अ लॉट ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स फाउंड, बट अब सारे के सारे हम डिस्कस करने वाले नहीं हैं। हम खाली इन 3 पे फोकस करेंगे जो हमें आज ज़रूरत पड़ेंगे। तो इन 3 एलिमेंट्री पार्टिकल्स को हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों एलिमेंट्री जो पार्टिकल्स हैं एटम में पाए गए हैं। और इतना ही नहीं बल्कि ये भी देखा गया है कि तीनों के तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं इनमें मास मौजूद हैं। अब वो जो मास इनमें मौजूद हैं वो पाया गया है, उसको देखा गया है। चलो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है दैट इज 9.10940 इंटू 10⁻⁻31 kg। इस तरह से मास ऑफ प्रोटॉन जो है दैट इज 1.67262 इंटू 10⁻⁻27 kg। इस तरह से मास ऑफ न्यूट्रॉन जो देखा गया है 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 kg। इतना मास तीनों के तीनों एलिमेंट्री पार्टिकल्स में देखा गया है।
अब आप देख लो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन सबसे कम है, सबसे कम जो पाया गया है दैट इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और सबसे ज़्यादा मास जो देखा गया है दैट इज मास ऑफ द प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में थोड़ी ही डिफरेंस है, यानी सबसे ज़्यादा कम जो फर्क आ रही है हमें, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल कम मास के साथ मौजूद हैं। अब उससे गर्ज नहीं किसके पास ज़्यादा मास है किसके पास कम मास है, हमें उससे कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब ये है कि मास मौजूद हैं। अब मास जो मौजूद है तो देन देयर विल बी अ ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन देम, क्योंकि जहाँ पर भी मास होगा वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स डेफिनेटली एग्जिस्ट होगा। इसका मतलब इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। चाहे आप इलेक्ट्रॉन की बात करो, प्रोटॉन की बात करो, न्यूट्रॉन की बात करो, न्यूट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन की बात करो, कोई भी दो एलिमेंट्री पार्टिकल ले लो, उन दोनों के दोनों एलिमेंट्री पार्टिकल में जो मास मौजूद है, इसलिए उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इनके बीच में, हमें कैसे पता लगेगा उनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कितना है, और न्यूट्रॉन के बीच में कितना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में कितना है, वो कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए न्यूटन बेचारे ने हमें एक फार्मूला दे के रखी है, खुद तो चला गया लेकिन फार्मूला छोड़ के रखा। तो चलो उसने एक फार्मूला दी है जिस फार्मूले के जरिए से हम निकाल सकते हैं। दैट फार्मूला इज इक्वल्स टू G टाइम्स m1 m2 डिवाइड बाई r स्क्वायर। सपोज करो मेरे पास बॉडी m1 है, दिस इज द सेकंड बॉडी m2 एंड द डिस्टेंस बिटवीन r। अगर मुझे पता होगा m1 कितना है, m2 कितना है, r कितना है, तो मैं इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकता हूँ कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मासेस। हाँ बिल्कुल ईजी है, ये न्यूटन ने हमें दिया, अगर खुद चला गया लेकिन फार्मूला यही छोड़ के रख गया। तो चलिए अब मैं जानना चाहता हूँ इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो कैसे निकालेंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करके m1 भी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूट करके हम निकाल सकते हैं। तो निकालिए F इक्वल्स टू G कितना है, सॉरी मैं बोल गया, G जो है दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड द वैल्यू ऑफ द G इज 6.67 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इतना वैल्यू है G का। तो सब्स्टिट्यूट कीजिए, जब हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे तो हमें मिलेगा 6.67 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -11। इसके बाद मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.10940 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -31 kg। इस तरह से मास ऑफ द सेकंड इलेक्ट्रॉन वो भी स्क्वायर में चला जाएगा क्योंकि मास सेम है। इस तरह से डिस्टेंस बिटवीन, सपोज कर लो दे आर 1 मीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। तो निकाला मैंने। अब जब इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, अब जब कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू 5.5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -67 न्यूटन। ये वो फोर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपको देखने को मिलेगा जब आप इस फार्मूले को यूज करोगे, F इक्वल्स टू Gmm डिवाइड बाई r स्क्वायर। m1 और m2 क्या है, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो इतना ग्रेविटेशनल फोर्स आपको देखने को मिलेगा। बट जब आप खुद कैलकुलेट करो या जब कैलकुलेट की गई हैं, जब उसके बारे में कैलकुलेशन की गई हैं, तो वहाँ पर देखा गया है जो उनके बीच में जो फोर्स है वो फोर्स ये वाला नहीं है। तो वो जो फोर्स वहाँ पर देखा गया है वो कौन सा है, वो जो फोर्स वहाँ पर देखा गया है दैट फोर्स इज इक्वल्स टू 2.3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर -24 न्यूटन। अब देखिए ग्रेविटेशनल फार्मूला बता रही हैं इतना फोर्स होगा, कितना हुआ 5.5 इंटू 10⁻67 फोर्स होगा इनके बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में। बट जब कैलकुलेट किया गया है, आप अगर आप खुद भी कैलकुलेट करोगे आपको जो फोर्स मिलेगा वो आपको मिलेगा 2.3 इंटू 10⁻24। तो अब अंतर देखिए इनके बीच में, डिफरेंस देखिए इन दोनों के बीच में, 5.5 इंटू 10⁻67, 2.3 इंटू 10⁻24। दिस वैल्यू इज मच ग्रेटर देन दिस वैल्यू, यानी उनमें बहुत बड़ी डिफरेंस दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, दूसरी बात यह है ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा अट्रैक्टिव होता है, वो कभी भी रिपल्सिव नहीं हो सकता है। लेकिन आप जब कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपको जो फोर्स मिलेगा वो फोर्स मिल रहा है हमें रिपल्सिव फोर्स, वो अट्रैक्टिव नहीं मिल रहा है। तो अब बड़ी और बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ग्रेविटेशनल फार्मूला क्या कह रही है और हमें क्या मिल रहा है, तो यही झगड़ा हुआ है वहाँ पर। तो बताया गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा वहाँ पर और एक फोर्स एग्जिस्ट है, मानना पड़ेगा अब आपको, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव है लेकिन हमें जो फोर्स मिल रहा है वो रिपल्सिव है। दूसरी बात ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम है लेकिन हमें जो फोर्स मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको मानना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा भी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक ऐसा फोर्स है जो कि रिपल्सिव फोर्स है, जो इलेक्ट्रॉन को भगा रहा है, इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन से भगा रहा है।
तो उसी एक्स्ट्रा फोर्स का हम नाम देते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आपको समझ आ गया है कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, क्यों कहते हो इसको इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी तक आपको खाली ये पता था कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज मौजूद है, लेकिन आपको अब रीज़न भी पता हो गया है कि क्यों कह सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन में चार्ज मौजूद है। तो इस तरह से हमें पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज मौजूद है और इसलिए हम कहते हैं उसको चार्जर पार्टिकल। चलो इतना आपने सीख लिया, अब बात होगी प्रोटॉन पे। तो इसी तरह से आप जब प्रोटॉन में देखोगे ग्रेविटेशनल फोर्स आपको 1 मिलेगा, लेकिन जब कैलकुलेट करोगे खुद कितना फोर्स है उनके बीच में तो आपको यही वैल्यू मिलने वाला है 2.3 × 10⁻24 न्यूटन। यही फोर्स जो है आपको प्रोटॉन और प्रोटॉन के भी बीच में मिलेगा। और जिस तरह से यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स था और आपको भी प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स मिलने वाला है, देखिए जब आप खुद कैलकुलेट करोगे वहाँ पर भी यही होगा। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा, उसको भी हम कह सकते हैं दिस इज आल्सो है चार्जड पार्टिकल, यानी प्रोटॉन भी चार्जड पार्टिकल हैं। जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉन को कहते हैं चार्जड पार्टिकल, इस तरह से हम प्रोटॉन को भी कहते हैं दिस इज आल्सो है चार्जड पार्टिकल। रीजन सेम है, ठीक है। अब बात होगी तीसरी बात न्यूट्रॉन पे। तो जब आप न्यूट्रॉन के बारे में सोचोगे, तब न्यूट्रॉन के बारे में आप कैलकुलेट करोगे तो फार्मूला यही होगी F = G × m1 m2 / r²। कैलकुलेट करके देखो, आप जो मास करोगे मास ऑफ न्यूट्रॉन सब्स्टिट्यूट करके देखो, आपको मिलेगा 1.9 × 10⁻60 - 60 न्यूटन। इतना फोर्स आपको मिलेगा न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जब आप फार्मूला का यूज़ करोगे। और जब खुद कैलकुलेट करोगे, यानी जब खुद कैलकुलेट किया गया अभी वहाँ पर भी जब देखा गया है तो वहाँ पर एग्जैक्टली यही फोर्स हमें मिल रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स जब कैलकुलेट किया गया तो अट्रैक्टिव फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स हमने जब खुद कैलकुलेट किया तो यही फोर्स मिल रहा है और वो भी अट्रैक्टिव फोर्स मिल रहा है। अभी तक हमें मिला है एक्स्ट्रा फोर्स और मिला था रिपल्सिव फोर्स था, वो एक तो बहुत ज़्यादा था ग्रेविटेशनल फोर्स से, दूसरी बात वो वहाँ पर रिपल्सिव। लेकिन यहाँ पर वही है जो फार्मूला दिखा रही हैं वही भी निकल रहा है, और दूसरी बात यहाँ पर रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स हमें मिल रहा है। मीन्स यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा फोर्स हमें मौजूद नहीं है जो कि न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन से दूर कर सके, यानी कोई भी रिपल्सिव फोर्स नहीं है। यहाँ पर खाली वो फोर्स हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, इसलिए हम कहते हैं न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन जो होता है दिस इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। अब समझ आए आपको क्यों न्यूट्रॉन को हम क्यों कहते हैं दिस इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। रीजन तो यही है। चलो सीख लिया, आज के बाद कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं करेगा आपको, अगर करेगा भी क्या तो आप जवाब भी नहीं दे पाओगे क्योंकि आप भूल गए हो। जो भूल गया है वो वीडियो को फिर से वापस कर दो और देख लो मैंने क्या कहा। जिसको याद रहा तो बढ़िया। चलो हो गया ये। अब बात होगी टाइप्स पे। टाइप्स पे हम बात करेंगे कितने चार्जर पार्टिकल हो सकते हैं, वही हम देखेंगे कितने चार्जर पार्टिकल मौजूद हैं इस वक्त। तो अभी आपने देखा है जिस इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्सिव फोर्स और मैग्नीट्यूड कितना था 2.3 × 10⁻24। इसी मैग्नीट्यूड के दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों में इतना फोर्स और दोनों में रिपल्सिव फोर्स देखा गया। लेकिन अब जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में देखोगे, आप जब कैलकुलेशन करोगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में और खुद देखोगे कितना फोर्स आ रहा है तो आपको एग्जैक्टली यही फोर्स मिलने वाला है जो अभी तक मिला है हमें। बिल्कुल वहाँ पर भी यही फोर्स हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी अंतर है, थोड़ी सी डिफरेंस है, थोड़ी सी फ़र्क है। और वो फ़र्क क्या है, वो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यहाँ पर रिपल्सिव फोर्स था, यहाँ पर अब अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा। बस इतना फ़र्क है और कुछ नहीं। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स देखने को मिलेगा। तो सोचिए इलेक्ट्रॉन सेम प्रॉपर्टी के थे इस वक्त, इलेक्ट्रॉन सेम नेचर के थे, तो वहाँ पर रिपल्शन हो रही थी। प्रोटॉन को रिपल्शन इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सेम नेचर के हैं। इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहा है क्योंकि वो सेम नेचर के हैं। अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी सेम नेचर के होते तो यहाँ पर भी रिपल्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन हो जाती, यहाँ पर अट्रैक्शन हो रही है। इसका मतलब न्यूट्रॉन का नेचर अलग है, प्रोटॉन का नेचर अलग है, इसलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज वो रिपेल कर लेते अगर सेम नेचर के होते। तो इसलिए हम कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर फर्स्ट इज पॉजिटिव एंड नंबर सेकंड इज नेगेटिव। ये दो टाइप चार्ज के हैं।
अब पॉजिटिव और नेगेटिव किसने नाम रखा है, दैट इज बेंजामिन फ्रैंकलिन जिसने इनका नाम रखा है। एक को पॉजिटिव रखा है, एक को आर्बिट्ररी नाम रखा है, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव। बट इसका मतलब ये नहीं पॉजिटिव का वैल्यू ज़्यादा होगा, नेगेटिव का वैल्यू कम है। दे आर उन दोनों का जो वैल्यू है दैट इज सेम, और जो वैल्यू है दैट इज कॉल्ड द बेस चार्ज। ओके, इसका जो वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, इतना चार्ज है बेस चार्ज को। चाहे इलेक्ट्रॉन की बात करो चाहे प्रोटॉन की, हम इनको जो रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को, इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह और प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लस साइन के साथ। ये जो है दिस इज कॉल्ड द बेस चार्ज एंड द वैल्यू ऑफ E is 1.6 × 10⁻19 कोलम। मैग्नीट्यूड इनका सेम है, खाली नेचर अलग अलग है। तो इस तरह से हमें देखने को मिले हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हो गई इसकी बात। और एक एग्जांपल के समझाता हूं क्यों हम कह सकते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ। वन मोर एग्जांपल। ओके, सपोज कर लो मेरे पास एक प्रोटॉन मौजूद है और मैं एक इलेक्ट्रॉन लेकर आया हूँ और इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मैंने जोड़ दिया है, एक साथ कंबाइन करके रखा है। अब मैं किसी इलेक्ट्रॉन को लेकर आ रहा हूँ या किसी प्रोटॉन को लेकर आ रहा हूँ इसके नज़दीक। अभी अभी आपने देखा प्रोटॉन प्रोटॉन को रिपेल करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है। रीज़न भी मैंने बता दिया है, अभी क्यों कर रहा है वो, क्यों मत बोलिए, उसका रीज़न मैंने बता दिया है। चलो, अब कम्बिनेशन में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मैंने कंबाइन करके रखे हैं, एक दूसरे से जोड़ करके रखे हैं। अब मैं एक इलेक्ट्रॉन को लेकर आ रहा हूँ इसके नज़दीक, यहाँ से एक प्रोटॉन को इसके नज़दीक लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, प्रोटॉन को रिपेल करेंगे या प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करेगा। जब यहाँ पर प्रोटॉन नज़दीक आ रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नज़दीक आ रहा है, एक ही ले लो, दो लेने की कोई जरूरत नहीं, दोनों में से एक। चलो, मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ नज़दीक लेकर आ रहा हूँ, यहाँ तो अट्रैक्शन होनी चाहिए, यहाँ तो रिपल्शन होनी चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन देखें तो इलेक्ट्रॉन इसको रिपल्शन करेगा, प्रोटॉन इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन हुआ क्या, जब मैं इसको इसके नज़दीक लेकर आ रहा हूँ, ना कोई अट्रैक्शन हो रही है ना कोई रिपल्शन हो रही है। रीज़न ये है, प्रोटॉन जो है उसका मैग्नीट्यूड सेम है इलेक्ट्रॉन के मैग्नीट्यूड के साथ। जितना ये फोर्स लगा रहा है इसको, उतना ये भी फोर्स इसको लगा रहा है, लेकिन खाली डिफरेंस ये है, ये उसको अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये वाला उसको भगा रहा है। जब मैग्नीट्यूड सेम है, अपोजिट नेचर के हैं, तो इसका इफेक्ट कैंसल आउट हो जाएगा, ये बन जाएगा न्यूट्रल पार्टिकल। ये न्यूट्रल बन जाता है, तो इसलिए आप इलेक्ट्रॉन को लेकर आओ, प्रोटॉन को लेकर आओ, इस पर कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल पार्टिकल जो है वो ऐसा बंदा है, न किसी से दुश्मनी है इसकी और न कोई इसका दोस्त बन सकता है। तो इसलिए यहाँ पर कोई अट्रैक्शन नहीं हो रही है और न कोई रिपल्शन हो रही है। इसका मतलब इसका इफेक्ट जो अपोजिट है, दैट इज व्हाई वी कॉल देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। हो गई इसकी बात ही। चलो, अब बात होगी क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन क्या होती है, तो चलो अब बात कर लेते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। सपोज कर लो मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी में चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1, Q2, Q3 एंड Q4। इसी तरह से दूसरी चार्जर बॉडी है, इसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1, Q2 एंड Q3। यहाँ पर तीसरी चार्जर बॉडी है, इसमें चार्ज पार्टिकल्स हैं Q1 एंड Q2। तो कोई मुझे बोल रहा है कि मुझे काउंट करके दो इसमें कितने चार्जर पार्टिकल्स हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं काउंट करके बोलूँगा 1 2 3 4, इसमें 4 चार्जर पार्टिकल्स हैं, इसमें कितने हैं, इसमें 3 चार्जर पार्टिकल हैं और इसमें कितने हैं, 2 चार्जर पार्टिकल, यही कहूँगा। तो यही कह रही हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। वो कह रहे हैं आप जब भी काउंट करोगे चार्जर पार्टिकल को, किसी चार्जर बॉडी में जब काउंट करोगे तो आपको हमेशा इस फॉर्म में मिलेंगे चार्जर पार्टिकल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। और एन कोई भी नंबर हो सकता है, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 40 50 60 90, कोई भी नंबर हो सकता है। ओके, तो यही कह रहे हैं क्वांटाइजेशन एनर्जी आप जब कोई भी काउंट करोगे तो आपको इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई द बेस चार्ज, अभी मैंने कहा है द वैल्यू ऑफ द ई इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम, यानी इतना वैल्यू ई को होता है। मल्टीपल होगा 2 4 7 10, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन आपको इस तरह से कभी भी नहीं मिलेगा। आपको जब काउंट करोगे 1 2 3 4 कोई भी मिलेगा, लेकिन इस तरह से नहीं मिला 1.2 6.3 4.9 7.7, आपको इस तरह के वैल्यूज़ कभी भी नहीं मिलेंगे। आपको हमेशा मिलेगा एक कंप्लीट नंबर, हाफ में आपको कभी भी नहीं मिलेंगे, डेढ़ ढाई ऐसा कभी नहीं मिलने वाला है। तो उसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज।
इसके बाद बात होगी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है भूल गए हो। चलो अब क्या करूं मैं, अब बात होगी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है वो आप सीख लेंगे। सपोज कर लो मेरे पास एक बॉडी, ये मेरे पास एक बॉडी है चार्जड बॉडी, इसमें चार्जड पार्टिकल्स हैं और वो चार्जड पार्टिकल्स है E1 E2 E3 E4 एंड P1। इतने चार्जड पार्टिकल्स हैं। तो मैंने काउंट किया 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और एक प्रोटॉन मिल रहा है। एट अ टाइम T1 जब मैंने काउंट किया इतने चार्जड पार्टिकल्स थे। टोटल कितने हैं, टोटल 5 चार्जड पार्टिकल्स हैं हमारे पास। सपोज कर लो आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, मैं फिर से वापस आ गया हूँ। तो किसी ने इसके साथ छेड़खानी कर दी है। अब मैं चाहता हूँ फिर से मैं काउंट करके मैं देख रहा हूँ कि इसमें कितने चार्जड पार्टिकल हैं। आधे घंटे के बाद मुझे मिल रहे हैं ये वाला वैल्यू। मैं जब काउंट कर रहा हूँ तो मुझे मिल रहा है इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3, मुझे 3 ही इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रोटॉन्स 2 मिल रहे हैं। पहले तो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 प्रोटॉन था, लेकिन यहाँ पर आधे घंटे के बाद मैं देख रहा हूँ इलेक्ट्रॉन 3 ही रह गए हैं, लेकिन प्रोटॉन एक और आ गया है। अगर यहाँ पर भी टोटल काउंट कर लोगे तो यहाँ पर भी आप 4-5 चार्जड पार्टिकल देखोगे। पहले भी 5 चार्जड पार्टिकल थे, इस वक्त भी 5 चार्जड पार्टिकल्स हैं। फ़र्क इतना है, पहले 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, इस वक्त 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले 1 प्रोटॉन था, इस वक्त 2 प्रोटॉन हैं। तो यही कह रही हैं कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। ये कह रहे हैं कि प्रोटॉन को आप बदल सकते हो इलेक्ट्रॉन में, या इलेक्ट्रॉन को कन्वर्ट कर सकते हो प्रोटॉन में। जब आप इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रॉय करोगे तो उसी टाइम आपको प्रोटॉन दिखाई देगा। जब प्रोटॉन को डिस्ट्रॉय करोगे तो आप इलेक्ट्रॉन को जिंदा कर सकते हो, यानी इंटरनली ये हो सकता है। बट एज अ होल, आप आइसोलेटेड सिस्टम की बाट करें, एज अ होल जब आप काउंट करोगे तो आपको हमेशा टोटल सेम मिलेगा। पहले भी 5 थे और इस वक्त भी 5 हैं। आफ्टर सम टाइम के बाद जब मैंने कैलकुलेट किया इस वक्त भी 5 है। हाँ, क्या हुआ, प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन बना या इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन बना, उससे कोई गर्ज नहीं, उससे कोई टेंशन नहीं, लेकिन इंटरनली कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से बीटा डिके में होता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन आप कन्वर्ट कर सकते हो प्रोटॉन में, प्रोटॉन को कन्वर्ट कर सकते हो इलेक्ट्रॉन में, लेकिन टोटल जब काउंट करोगे तो आपको हमेशा कांस्टेंट मिलने वाला है। न टोटल में न कोई, अगर टोटल में न कोई चार्जड पार्टिकल को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो और न किसी कोई चार्जड पार्टिकल आप क्रिएट कर सकते हो। एज अ होल की अब बात करें, इंटरनली कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज कॉल्ड द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आई होप आप सबको समझ आया होगा। अब लास्ट वाला पॉइंट जो होगा वो बात होगी इस वक्त यूनिट पे लास्ट जो टॉपिक होगा। चलो बात होगी अब यूनिट पे, क्योंकि आपने 11th में सीखा होगा जब आप इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक करंट को जब मेजर कर रहे हो तो किसमें कर रहे हो, एम्पियर में किया होगा। जब आपने डिस्टेंस को मेजर की होगी तो आपने मीटर यूज़ किया होगा। इसी तरह से अगर आप टाइम मेजर कर रहे हो तो सेकंड इस्तेमाल कर रहे हो, इंटरम्स ऑफ सेकंड, इंटरम्स ऑफ एम्पियर, इंटरम्स ऑफ मीटर, इंटरम्स। इसी तरह से अगर टेम्परेचर की बात करें तो हम केल्विन में मेजर करते हैं। ओके, यानी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं उनके अलग अलग यूनिट्स होते हैं, डिफरेंट यूनिट्स होते हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पर भी हमारे पास चार्ज हैं, दिस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, यानी इसको भी मुझे मेजर करना है। जब इसको मेजर करूंगा मैं तो इसके लिए कोई ना कोई यूनिट होना चाहिए, और वो जो यूनिट है इसके लिए दैट इज कॉल्ड ए कूलम। उसको हम कूलम बोलते हैं। यानी जब भी कैलकुलेट करोगे इलेक्ट्रिक चार्ज को तो इन टर्म्स ऑफ कूलम करोगे। जिस तरह से आप टाइम को सेकंड में कर रहे हो, डिस्टेंस को मीटर में कर रहे हो, इसी तरह से आप इलेक्ट्रिक चार्ज को कूलम में आज से मेजर करोगे। अब कूलम क्या होता है, कूलम की डिफिनेशन क्या होती है। सपोज करो मेरे पास एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो हो रही है, और वो जो फ्लो हो रहे हैं इसमें करंट वो 1 एम्पियर के रेट से फ्लो हो रही है, 1 एम्पियर के रेट से फ्लो हो रही है। अगर मैं देख लूँ 1 सेकंड में कितनी करंट फ्लो हो गई, इसमें 1 सेकंड में कितनी करंट फ्लो हो रही है इस वायर में,
जबकि रेट थी 1 एम्पियर, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज कॉल्ड 1 कूलम। उसी को कहते हैं 1 कूलम। सो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ 1 कूलम। और इतना ही था आज के लिए।